हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ और मतलब पहले आज के 2 वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के इशू के कारण वो काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, बट कोई बात नहीं। इन दोनों वीडियो के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप चाहो तो इनको भी चेकआउट कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही एक क्लियर कट यहाँ पे मतलब डिस्क्लेमर बोल दो, अलर्ट बोल दो, वॉटेवर। भाई अगर वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो पूरा ध्यान आपका इस वीडियो में होना चाहिए। अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटका, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि ये बोरिंग वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। 5-10 मिनट में जितना हो सके मैंने चीज़ों को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो कॉन्सेंट्रेशन अच्छी तरीके से रखना, बहुत इजीली आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, मार्केट में आज अच्छी तेजी देखने को मिल गई। लगातार लाल निशान से परेशान हुए थे, बट चलो अच्छा 200 पॉइंट, 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। अब आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर कि रीजन क्या है। देखिए रीजन मतलब क्या, इसके पहले का जो वीडियो यहाँ पे मैंने ये बनाया था वहाँ पे मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया था कि बॉस फाइनेंस सेक्टर्स को लेकर अगर हम बात करें, बैंक एनबीएफसी की अगर हम लोग बात कर ले, इसको लेकर आरबीआई ने मतलब बढ़िया से बढ़िया 101 खबर सामने यहाँ पे रखी हुई है। काफ़ी डिमांड्स की थी बैंक्स और एनबीएफसी ने, उनके बिजनेस के चलते। उनको बिजनेस से रिलेटेड कुछ परेशानी यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, एंड लिटरली दोस्तों हम कह सकते हैं आरबीआई ने तो आप बोल सकते हो कि सारी डिमांड्स ही मान ली उनकी, ऑलमोस्ट सारी डिमांड। ठीक है, एंड कुछ ऐसे नए नियम कानून कायदे आने वाले थे जिस चीज़ के चलते ना बैंक और एनबीएफसी परेशान थी। ठीक है, उसमें भी आरबीआई ने क्या कर दिया, उनकी परेशानी सुनी और उनको वहाँ पे भी मतलब आप कह सकते हो कि छूट दे दी, रियायत दे दी। ठीक है, रिलैक्सेशन दे दिया। मतलब इतने कमाल की खबरें हम लोग को देखने को मिल गई। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, आज के दिन जो आप देख रहे हो ना मार्केट में, ये तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। अब आ जाते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे मतलब आज आरबीआई ने अनाउंस किए हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ कि ऐसा क्या बोल दिया बैंक और एनबीएफसी को लेकर। तो पहला पॉइंट है दोस्तों ईसीएल को लेकर। अब आप बोलोगे ये ईसीएल क्या है, तो पहले तो फुल फॉर्म देख लो भाई, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। यस, इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं बैंक्स थोड़े से टेंस थे। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी आरबीआई के पास, वो कौन सी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले ये है क्या वो तो पता होना चाहिए, वरना आपको क्या समझ में आएगा। सो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मतलब क्या, देखिए एनपीए तो आपको पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है एनपीए मतलब। यस, बैंक्स यहाँ पे क्या करते हैं, पैसे यहाँ पे देते हैं बैंक्स एनबीएफसी। ठीक है, हम फिलहाल तो बैंक की बात करेंगे। और वो पैसा अगर यहाँ पे टाइमली नहीं आया, ठीक है, तो क्या हम उसका एनपीए बोलते हैं? नहीं। यस, हम कितने दिन तक इंतजार करते हैं? 90 दिन का इंतजार करते हैं। ठीक है, एक इंसान को बोला था भाई इस तारीख को पैसे दे दे, अगर वो नहीं दिया तो फिर भी 90 दिन का इंतजार किया जाता है। 90 दिन के बाद भी मतलब मोटा मोटी 3 महीने के बाद भी वो इंसान पैसा नहीं दे रहा है, फिर उसको घोषित किया जाता है एनपीए। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्रोविजनिंग बनाई जाती है। ठीक है, एंड फिर बाद में शेयर होल्डर को पता चलता है। सो एनपीए का सिस्टम कैसा है कि आपने किसी को पैसे दिए और वो डिफॉल्ट करता है, उसके 3 महीने के बाद हमें पता चलता है कि वो अभी भी पैसा नहीं दे रहा है। फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीज़ें हम लोग को रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिल जाती है बड़े स्तर के ऊपर प्रोविजनिंग के हिसाब से। सो जो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, कौन सी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। यस, अब यहाँ पे दोस्तों बैंक को यहाँ पे जो एनपीए का जो सिस्टम था वो बदलते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब पहले हम लोगों को देखने को मिलता था कि बाद में पैसा उन्होंने नहीं दिया तब पता चलता था। अब एडवांस लेवल पे दोस्तों ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब एडवांस पे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, आपको थोड़ी ना पहले से पता चलेगा कि कौन सा इंसान पैसा देने वाला और कौन सा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। मतलब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे हमने पैसा अभी किसी को यहाँ पे दिया है, सो पहले से ही आप यहाँ पे डिटरमाइन करके क्या कर दो, उसको लेकर प्रोविजनिंग बना दो। यस, मतलब क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड लुकिंग लोन लॉस प्रोविजनिंग, ये सिस्टम अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है ईसीएल फ्रेमवर्क की बात करें तो। ठीक है, मतलब एडवांस लेवल पे हमें क्या करते हुए देखने को मिलने वाला है, अभी यहाँ पे एनपीए से रिलेटेड कैलकुलेशंस देखने को मिलने वाले हैं। मतलब पहले से ही हम लोगों को यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलेगा, जो कंपनी का प्रॉफिट रहता है, बैंक का जो प्रॉफिट रहता है, उसमें जो प्रोविजनिंग रहेंगे वो एडवांस लेवल पे ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे अनुमान के हिसाब से। ठीक है, नो डाउट इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, रूल्स कैसे करेंगे नहीं करेंगे, उसके नियम कानून कायदे हम लोग को देखने को मिलेंगे। बट ये जो चीज़ है दोस्तों, अब क्या है यहाँ पे होने वाला है, जो अभी हम लोगों ने देखा, बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एनपीए पहले पुरानी चीज़ों के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता था, अब ये एडवांस पे ही करना पड़ेगा अनुमान लगाकर।
ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते नो डाउट अनसर्टेनिटी रहेगी, डाउट भी रहेगा, एंड काफ़ी सारे बैंक्स मतलब टेंशन में भी आए थे किस चीज़ के चलते कि भाई अगर कोई भी आप सिस्टम में चेंजेस करते हो, नया नियम कानून कायदे लेके आते हो तो बर्डन आता है बॉस, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर वो पुराने हिसाब से चीज़ें करते थे एनपीए का कैलकुलेशन, एंड अभी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो एकदम से ही पीएनएल में बदलाव आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि तारीख क्या थी पता है आपको कि ये कब से नए नियम लागू होने वाले थे? 1 अप्रैल 2026। यस, 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू होने वाले थे। बैंक्स को बताया गया था कि बॉस आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सो दोस्तों बैंक्स ने विरोध नहीं किया कि हम फॉलो नहीं करना चाहते, हम फॉलो करना चाहते बट हमें टाइम तो दो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली कह सकते हैं यही बात हम कह सकते हैं आज आरबीआई ने यहाँ पे मानी। और संजय मल्होत्रा जी की अगर बात कर ले तो उन्होंने यही बात बोली कि चलो 1 अप्रैल 2026 से नहीं, आप इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2027 से करो, ठीक है। वहाँ से हम लोग इस चीज़ की शुरुआत करेंगे। 1 साल बढ़ाकर मिला, रुको अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 1 साल बढ़ाकर मिला। सिर्फ इतनी नहीं, देन दोस्तों आरबीआई प्रोवाइड 4 साल का दोस्तों उन्होंने रास्ता दिया है। यस, 4 साल का टाइम दिया है कि आप ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, ईसीएल के जो नए नियम प्रोविजनिंग जो अभी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, इसको आप क्या करोगे ओवर द 4 ईयर्स धीमे धीमे करके करो, ठीक है। बट इसकी शुरुआत 1 अप्रैल, स्टार्टिंग कब से करनी है? अभी 26 से मत करो, 1 अप्रैल 27 से करो। बट 4 साल का भी एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि धीमे धीमे करके करो। और यही बैंक्स चाहते थे, वरना एक साथ बर्डन आएगा, पूरा का पूरा पीएनएल कोलैप्स भी हो सकता है। और यही बात यहाँ पे आरबीआई ने मानी और इनको 4 साल का टाइम दिया। मतलब क्या है दोस्तों, अब 31 मार्च 2031 तक हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके पास टाइम है कि इस नए नियम कानून कायदे को फॉलो यहाँ पे करना है, फेज्ड मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो ये कितना बड़ा रिलैक्सिंग वाली खबर है, ठीक है। जो बैंकिंग सिस्टम में काम करने वाले लोग होंगे उनको ये पता होगा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट की गई थी और ये रिक्वेस्ट को सुना गया, इसीलिए दोस्तों आज के दिन आपने देखा बैंक में हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। रुको अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे डिमांड्स थे, सारे माने जा चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। और इसके एप्लीकेबिलिटी की बात करें, यस, ये जो ईसीएल है प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क विल अप्लाई टू ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब ये एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बड़े बैंक्स, ठीक है। जो छोटे बैंक्स है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, उनको नहीं भाई ये फॉलो करना है, ठीक है। बड़े बैंक्स को फॉलो करना है, वो छोटे बैंक्स को बाद में देखेंगे। सो पहला वाला पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा कि उन्होंने मना नहीं किया है कि ईसीएल सिस्टम को फॉलो करने से रिलेटेड एडवांस में वो प्रोविजनिंग करेंगे, बस उनको टाइम चाहिए था। सो वो टाइम भी मिल गया 1 साल का बढ़ाकर, और 4 साल भी दे दिया कि फेज मैनर में इसको करो, तो और क्या ही चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट देखने को मिल गया। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले, किससे रिलेटेड? अब आप बैंक्स में पैसा रखते हो कि नहीं, डिपॉजिट्स। सो अगर आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो, ठीक है, एंड अगर वो पैसा डूबा तो आप सभी लोगों को पता है ना, यस, इंश्योरेंस रहता है। बट वो इंश्योरेंस कौन करता है आप सभी लोगों को पता है, DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये डिपॉजिट्स जो भी आपके बैंक में होते हैं उनका इंश्योरेंस करते हैं। बट वो इंश्योरेंस कितने का होता है? एक ज़माने में 1 लाख का होता था, फिर बाद में सरकार ने इसको बढ़ाकर 5 लाख तक किया है, ठीक है। मतलब ऑल बैंक डिपॉजिट लाइक सेविंग, फिक्स, करंट, रिकरिंग कुछ भी अगर होगा तो 5 लाख तक का पैसा भाई आपका एक पर्टिकुलर बैंक में सिक्योर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों बाद में अभी क्या हुआ था कि ये जो 5 लाख की जो डिमांड थी उसको बढ़ाकर बोल रहे थे कि 10 लाख कर दो, यस, डबल कर दो, ठीक है। तो एज अ कस्टमर आप हम सब लोगों के लिए भाई ये कमाल की खबर रहेगी। बट बहुत सारे बैंक्स ने, बड़े बैंक्स ने इस चीज़ का विरोध किया, बोलते रहे कि भाई ऐसा मत करो, अगर आप इसका 5 लाख का 10 लाख अगर यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, तो बड़े बैंक्स की तो हालत ही खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो छोटे बैंक्स रहते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो, वहाँ पे आपको 8.5 मतलब 8% 8.5% जितना आप लंबा होल्ड करोगे, मतलब एफडी अगर आप करने जाओगे, रिकरिंग डिपॉजिट करने जाओगे, आपने देखा होगा कि नॉर्मल बैंक्स होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको एफडी में रिटर्न्स देते कि नहीं। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 लाख तक का निवेश करके रख देते हैं, ठीक है। मतलब अगर कल डूबे तो डूबे, 5 लाख तो सेफ ही है ना भाई, इंश्योरेंस तो करके रखा हुआ है। सोच कर देखो, अगर इसको 10 लाख अगर कर दिया तो कितने लोग बड़े बड़े बैंक से अपनी एफडी तुड़वा कर क्या करेंगे, छोटे छोटे बैंक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो 10 लाख की गारंटी हो गई अभी। तो इस चीज़ के चलते बैंक्स ने बोला था आरबीआई को प्लीज़ ऐसा मत करना। एंड दोस्तों अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख की लिमिट मतलब वहाँ तक नहीं की गई, ठीक है। 5 लाख तक का ही डिपॉजिट यहाँ पे सेफ रहने वाला है, ठीक है। सो ये भी बैंक्स के लिए अच्छी चीज़ है,
ठीक है, जो आप समझ रहे हो ना कि अरे सर ये होता तो मज़ा, तो हाँ वो आप और मेरे लिए अच्छा होता, बैंक्स की हालत ख़राब होती, खास करके बड़े बैंक्स की। तो जैसे ये पता चला कि नहीं भाई आरबीआई ने बोला है 5 लाख तक का ही ठीक है, ठीक है 10 लाख हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये एक जो बड़े बैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जिनका इंडेक्स में बड़ा वेटेज होता है, उनमें एक और रिलीफ हम लोग को देखने को मिल गया इस खबर के बाद। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3, तीसरा जो पॉइंट है वो है लोन को लेकर। मतलब बैंक्स तो लोन देते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। अभी अगर आप कार लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, तो वो तो सिक्योर्ड हो गया ना भाई, इनके पेपर्स वेपर सब कुछ वो अपने पास रख लेते, कल कुछ गड़बड़ हो गई तो उठा लेंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता था, यस जो ये गैजेट्स रहते थे, और खास करके कोई लोन से टीवी ले रहा है, कोई लोन से मोबाइल फ़ोन ले रहा है, तो उसका क्या, तो वहाँ पे अगर देखा गया तो जो कस्टमर था, कंज्यूमर था, वो मज़े कर रहा था, बैंक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम इसके साथ कैसे निपटे, ठीक है। अगर सामने वाले के ऊपर प्रेशर रहेगा तभी तो वो लोन देगा। एंड दोस्तों जो खबर यहाँ पे चल रही थी कौन सी, कि अगर किसी ने यहाँ पे ईएमआई के ऊपर फॉर एग्जांपल फ़ोन ले लिया है, ईएमआई के ऊपर टीवी ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हो, लोन डिफ़ॉल्ट करते हो, तो फ़ोन क्या हो सकता है, लॉक किया जा सकता है। ये खबर आई थी कि नहीं, तो आरबीआई को पूछा गया, तो यस दोस्तों आरबीआई ने बात बोली है कि खबर झूठ नहीं है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को लगा था ये खबर मतलब ऐसा ही बोला जा रहा है करके कि अगर मेरे ईएमआई के ऊपर फ़ोन लेके आया, टीवी लेके आया, ठीक है, और अगर नहीं पे किया तो हमारा फ़ोन लॉक हो जाएगा, थर्ड पार्टी ऐप डालेंगे करके, ये बकवास है, कुछ बकवास नहीं दोस्तों। आरबीआई ने बोला कि यस हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये चीज़ अब आने वाली है, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, अल्टीमेटली बैंक्स के लिए अगेन अच्छी खबर है। क्यों, अरे भाई कुछ ना कुछ तो रिकवरी होगी, ठीक है। कोई ना कोई तो ऐसा कितने सारे लोग होते हैं जो ईएमआई के ऊपर फ़ोन ये गैजेट्स लेकर आते हैं, पैसा नहीं देते, बैंक्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, वो करेंगे क्या करेंगे, ठीक है, कितना धमकाएंगे बट तो सामने वाले के पास अगर पावर आ गई कि आपका फ़ोन ही लॉक करेंगे, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि चलो भाई पैसा भर लेते हैं, तो रिकवरी तो होगी। तो अगेन बैंक्स के लिए ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल गई, इसका भी अनाउंसमेंट आज के दिन हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया। ये हो गया तीसरा पॉइंट। देन दोस्तों चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों यस यहाँ पे जो एक रिस्क वेटेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें रखनी पड़ती है, ठीक है। ये जो चौथा पॉइंट देखने को मिल रहा है, मतलब अगर आप लोन दोगे छोटे बिजनेसेस को, एमएसएमईस को एंड रेसिडेंशियल घरों को, हाउस से रिलेटेड अगर आप लोन प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं, तो अब आरबीआई ने कहा है कि आपको लोअर रिस्क वेट ही यहाँ पे लेकर यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा पैसा अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा। एंड इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो जो बैंक्स रहेंगे, एनबीएफसी रहेंगे, उनके कैपिटल ज़्यादा फ्री रहेंगे, रिलीज रहेंगे। तो एक नया ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसलिए आप देख सकते हैं ये जो खबर है, हेल्पिंग द बैंक टू रिलीज देयर कैपिटल, ठीक है, तो एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है कि अगर अब लोन देंगे एमएसएमईज, रेसिडेंशियल हाउसेस को, ठीक है। सो यहाँ पे ज़्यादा उनका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। एंड पांचवें पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगेन इंडियन रुपी को अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि इसको इंटरनेशनलाइजेशन की ओर यहाँ पे आरबीआई लेकर जाना चाहता है, तो बैंक्स की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे भी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके लिए क्रिएट यहाँ पे होगा ही होगा। और इसकी शुरुआत आपको पता है छोटे देशों के साथ ही होने वाले, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मतलब ट्रेडिंग होगी अभी बिजनेस को लेकर, तो यहाँ पे इंडियन रुपी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। तो ये शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार के कमाल की खबरें दोस्तों आज आप देख सकते हैं, सिर्फ बैंक एंड एनबीएफसी के लिए ये खबरें हम लोग को देखने को, और भी बहुत सारी चीज़ें थी पॉजिटिव, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाए गए थे, बैंक्स एंड सिमिलर एनबीएफसी रिलेटेड बहुत सारे कंडीशंस थे, वो भी आरबीआई ने यहाँ पे हटा दिए हैं, ठीक है। सो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं कि मतलब आपको भी समझ में आना चाहिए कि ये जो इसका इम्पैक्ट था ना, इसीलिए ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको भागते हुए देखने को मिल गया, देन बैंक निफ्टी आपको भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, एंड ओवरऑल निफ्टी 50 भी भागते हुए देखने को मिल गया। तो ये इसके पीछे का रीज़न था कि बैंक एंड लिटरली एनबीएफसी के लिए जो उन्होंने डिमांड रखी थी, आरबीआई के पास रिक्वेस्ट की थी कि बॉस हमें मदद कीजिए, सो ये लिटरली आरबीआई ने उनको मदद यहाँ पे दी है। और ये सेक्टर जब भागता है तो निफ्टी 50 को लेकर ही उड़ता है, ठीक है। और इसीलिए आज आप देख सकते हो दोस्तों ये इसके पीछे का सच्चा मतलब कारण है, असली कारण है, ठीक है। बाकी क्या जो आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग थी भाई, रेट कट नहीं हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन और जीडीपी का फोरकास्टिंग चलो ठीक है वो भी अच्छा था, बट ये रियल रीज़न था जिस चीज़ के चलते ये मतलब बुल वालों को ताकत मिल गई कि भाई उड़ाओ आज मार्केट को, वरना 8 दिन से तो बस बियर वाले थप्पड़ ही मार रहे थे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आया होगा। आप चाहो तो इससे रिलेटेड फीडबैक भी दे सकते हो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो एंड वीडियो भी पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।